सो हाय वेलकम इन माय चैनल इन डेटा साइंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के एजेंडे को समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में और एक्सप्लेनेशन लेंगे हम लोग मशीन लैंग्वेज का और अदर लैंग्वेजेस के साथ इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। इसके अलावा मशीन डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे आपको कई लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उनकी रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। पाइथन पॉपुलर क्यों है और पाइथन का डेटा साइंस में क्या रोल है, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में जीरो हैं तब भी ये प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में आपकी हेल्प करने वाला है। इस लेक्चर का अल्टीमेट गोल ये है कि हम पाइथन के बारे में समझें। तो 85% कंट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन इन डेवलपमेंट एट यूट्यूब एंड गूगल, आप समझ सकते हो यूट्यूब और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में 85% कंट्रीब्यूशन पाइथन का है। इसके अलावा कभी आज से आप कह सकते हो 2010 या उससे पहले जावा लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी और उसके बारे में कहते थे जावा इज एवरीवेयर। मतलब कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी डिवाइस आप देखें, हर एक फील्ड में जावा लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। बट पाइथन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप कह सकते हो नाउअडेज पाइथन इज़ एवरीवेयर। पाइथन का जो यूज़ परसेंटेज है वो 49% से भी ज़्यादा है और ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। और जावा जो कभी 60, 70, 80%, 90% यूज़ हो रही थी सभी जगह डेवलपमेंट पे, वो आज 33% पे आ गई है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जावा का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जावा भी अपने आप को डेवलप कर रही है और पाइथन भी अपने आप को डेवलप कर रही है। लेकिन अभी का टाइम देखें तो पाइथन टॉप में है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। और इसके अलावा आने वाले 10, 15, 20 साल तक पाइथन का कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता है। तो पाइथन डेवलपर्स की जो नीड है वो 45% इंक्रीज हुई है वर्ल्ड वाइड और ये डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए पाइथन सीखने से पहले प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है। किसी भी तरह की मशीन या डिवाइस में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए इनिशियली हम जो यूज़ करते थे वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज, जिसमें सारा कोड 0 और 1 में लिखा जाता था। 1001 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके लिखते थे। मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने का एक बेनिफिट भी था। जब आप मशीन लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो बहुत फास्ट होता है। मतलब 1950 से पहले जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस थी, सब में मशीन लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे और वो सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट होते थे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है और अगर आप उस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मशीन को ईजिली समझ में आता है और वो फास्ट एग्जीक्यूशन देती है। बट मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करने से, प्रोग्रामिंग करने से कुछ ड्रॉबैक भी हुआ करते थे, कुछ डिसएडवांटेज भी थे इसके। वो आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो उसको लिखना बहुत मुश्किल होता है और उसमें एरर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग, आप देख सकते हो कि जब आप मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं तो 1001 के कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा कोड होता है जिसको समझना और इसको डिकोड करना। मान लीजिए इसमें से बीच से कोई एक वन अगर गायब हो जाए, किसी तरह से डिलीट हो जाए, तो पूरे कोड में ढूंढना कि कहाँ पे मिस्टेक है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा कोड तो 1001 में लिखा हुआ है। तो कोड को लिखना, उसे डिबग करना और उसे समझना काफ़ी मुश्किल था। इसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत स्लो हुआ करता था, यानी सॉफ्टवेयर बनने में बहुत टाइम लग जाता था। इसके अलावा अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब आपको हार्डवेयर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको बाइनरी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मशीन लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना। इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर हम किसी तरह से कवर कर भी लें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मशीन डिपेंडेंसी। अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वो किसी एक मशीन पे चलेगा, दूसरे मशीन पे उसको रन नहीं किया जा सकता। इसको मशीन डिपेंडेंसी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कंपनी में बहुत सारे सिस्टम हैं, 10, 20, 50 हज़ार सिस्टम हैं, तो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। आज के टाइम जैसा नहीं था कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं और उसे सब में कॉपी पेस्ट कर सकें। हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग अगर आप कोड बनाते हो, लिखते हो, तो ये अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है। तो मशीन डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम के लिए, इसलिए नई नई लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट चलता रहा और 1949 में असेंबली लैंग्वेज डेवलप की गई और इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई टाइम टू टाइम। वो टाइम था 1949 से 71 के आसपास का। इस बीच में डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप हुई। इन सभी लैंग्वेजेस को हम लोग पर्पस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहते थे या फिर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस कहते थे, जिसका मतलब होता है
कोई एक लैंग्वेज किसी एक फील्ड के सॉफ्टवेयर बना सकती है, किसी एक पर्पस के, किसी एक डोमेन के सॉफ्टवेयर बना सकती है, हर एक डोमेन के सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती। मतलब जैसे फोर्ट्रान लैंग्वेज है तो वो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर बना सकती है, या फिर कोबोल लैंग्वेज है तो वो बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बना सकती है, या फिर बी लैंग्वेज है तो उससे आप कंपाइलर डिजाइन कर सकते हो। हर एक लैंग्वेज का यूज करके कोई एक ही डोमेन का सॉफ्टवेयर बनेगा। ये प्रॉब्लम थी जो हमारे पर्पस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में थी। हालांकि मशीन डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम जो था वो इन लैंग्वेजेस ने सॉल्व कर दिया था। अब एक लैंग्वेज का यूज करके जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो आप उसे दूसरे सिस्टम पे कॉपी पेस्ट कर सकते थे। हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने की नीड नहीं थी। तो मशीन डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन टाइम के साथ पर्पस ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम बड़ा होने लगा। और अगर हम एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी अलग अलग फील्ड के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो पर्पस ओरिएंटेशन एक प्रॉब्लम है, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ने लगी, और वो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। मशीन डिपेंडेंसी से हम जैसे बाहर आए तो हमें एक नई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। It means a software can run only a same platform. We cannot run it in different platform. Like अगर हम कोई सॉफ्टवेयर विंडोज पे बना रहे हैं तो वो विंडोज पे चलेगा, लाइनक्स पे नहीं चलेगा, या लाइनक्स पे बना हुआ है तो विंडोज पे नहीं चलेगा। इस तरीके से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी भी एक प्रॉब्लम हो गई, और ये टाइम के साथ बढ़ने लगी क्योंकि हमारे पास तरह तरह के प्लेटफॉर्म आने लगे, तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी भी एक प्रॉब्लम हो गई। 1972 में पहली लैंग्वेज डेवलप हुई, सी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। डेनिस रिची ने इसे AT&T बेल लैबोरेटरी में डेवलप किया। सिमिलर 67 और बी लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से उन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था, और इसका पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी पर्पज़ हो, मल्टी यूज़र हो। तो यूनिक्स को डिज़ाइन करने के लिए सी लैंग्वेज उन्होंने बनाई थी। सी लैंग्वेज इतनी बेहतर लैंग्वेज बनी कि इसको मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज कहा जाने लगा। मतलब पहली मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज सीख करके आप मल्टीपल फील्ड के सॉफ्टवेयर बना सकते थे। तो ये सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी का रीज़न बना। इसके अलावा सी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल भी थी, और क्लोज टू मशीन होने की वजह से फास्ट भी थी। तो दुनिया भर के जो डेवलपर हैं वो सब सी लैंग्वेज को यूज़ करने लगे, इसलिए सी लैंग्वेज पॉपुलर हो गई। सी लैंग्वेज से यूनिक्स बना, यूनिक्स पे बेस्ड लाइनक्स बनाया गया, विंडोज़ का कर्नल कोर पार्ट भी सी लैंग्वेज से डिज़ाइन होता है। और जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं, अगर उसके स्पीड को हम बढ़ा के रखना चाहते हैं कि वो स्पीड उसकी अच्छी बनी रहे, तो हम उसका कोर जो है वो सी लैंग्वेज से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सी लैंग्वेज का ही एक्सटेंडेड वर्जन था सी प्लस प्लस, जिसमें क्लास के कॉन्सेप्ट जोड़ दिए गए। और सी लैंग्वेज के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस डेवलप हुई, उन सब में सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं यूज़ किया गया, इनहेरिट किया गया। इसलिए सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो मल्टीपर्पज़ कहलाई, यानी मल्टीपल फील्ड में उनको यूज़ किया जाने लगा। लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ था। यानी हम एक सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना पा रहे थे जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखना पड़ता था कि हमें विंडोज़ के लिए बनाया है तो विंडोज़ पे ही चलेगा, वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा। इसके बाद 1991 में पहली लैंग्वेज डेवलप हुई जिसे हम जावा लैंग्वेज कहते हैं। 1991 में इसे जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था, और ये पहली जनरल पर्पस लैंग्वेज कहलाई। इसके अलावा पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाई। इसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, वर्ल्ड को दिया, कि आप कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिसे आप सभी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आया, राइट वंस रन एनीवेयर, जिसे हम वोरा कहते हैं। मतलब एक बार सॉफ्टवेयर बनाओ और उसे कहीं भी रन कर सकते हो आप। ये जावा का कॉन्सेप्ट दिया इसने। और जावा धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से, एक तो ये सिक्योर बहुत ही रॉबस्ट लैंग्वेज कहलाती है, जावा को हम कहते हैं रॉबस्ट लैंग्वेज, और सिक्योर लैंग्वेज है ये। तो इन सभी कॉन्सेप्ट की वजह से जावा का एक बहुत ही जो पॉपुलर आप कह सकते हो पंच लाइन थी कि जावा इज एवरीवेयर, जावा को सब जगह यूज किया जाने लगा, और 2010 तक ये बहुत पॉपुलर रही। उसके बाद क्योंकि इस जावा को जिसने डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी, उसको एक्वायर किया ओरेकल ने, और अब जावा जो है ओरेकल का प्रोडक्ट है। और टाइम के साथ पाइथन लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और आज के टाइम पे पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, और ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। मतलब पाइथन का भी सॉफ्टवेयर बना के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो।
और ये जनरल यानी जीपीएल टाइप की लैंग्वेजेस हैं, जिसका मतलब होता है कि आप इनसे किसी भी फील्ड के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, हर जगह इनका एग्जिस्टेंस है। जावास्क्रिप्ट पहले तो मल्टीपर्पज ही थी, या फिर आप कहो कि स्पेसिफिक पर्पज में भी कई बार यूज होती थी ये, या सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा इनकी लाइब्रेरीज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि इनको भी आप जनरल पर्पज लैंग्वेजेस कह सकते हैं। पाइथन और जावा बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसमें इस समय आप पाइथन को कह सकते हो कि सबसे बड़ी लैंग्वेज है, और पाइथन अपनी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के लिए जानी जाती है। इस समय सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी, सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क पाइथन लैंग्वेज के हैं। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट्स को भी मैं समझाऊंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, किसी भी लैंग्वेज का सबसेट होता है एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, जिसका यूज करके हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जावा की तरह पाइथन भी 1991 के आसपास डेवलप हुई, और इसको गिडो वॉन रॉसम ने नीदरलैंड में डेवलप किया था। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और python.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे विजिट करके आप इसकी डिटेल समझ सकते हैं। तो ये रही python.org वेबसाइट। जब आप इसे विजिट करेंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे देखो, जैसे कि PSF है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी, कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करके इसका लेटेस्ट वर्जन है 3.11.3। वैसे पाइथन के 3 अलग अलग फ्लेवर हैं, पाइथन 1, पाइथन 2 और पाइथन 3। सबसे ज़्यादा जो कोडिंग होती है वो पाइथन 3 में होती है, पाइथन 3 के फ्लेवर में होती है। तो पाइथन 3 का जो एक लेटेस्ट वर्जन है, रिलीज़ है आप कह सकते हो, वो 3.11.3 है, और ये चेंज होता रहता है। आपको यहीं मिल जाएगा, इसी में डॉक्स में आप चेक करोगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज। देखो, किसी भी चीज़ की सिंप्लिसिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, खासकर अगर वो फीचर्ड सिंप्लिसिटी हो, मतलब आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं सारे, और बहुत सिंपल वे में मिल रहे हैं। उसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, समझना बहुत सिंपल है। और एक एग्जांपल मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसके लिए, पाइथन के लिए, उसकी सिंप्लिसिटी को समझाने के लिए। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे आपको लेक्चर देना है, कि किसी एक सब्जेक्ट पे, मान लीजिए केमिस्ट्री पे आपको कोई स्पीच देनी है, फिजिक्स पे आपको कोई स्पीच देनी है, और अगर आपसे बोला जाए कि कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आप यूज़ करो, जैसे कि इंग्लिश हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हो, या संस्कृत हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हो, तो किसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में अगर आपको स्पीच देने के लिए कहा जाएगा तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी मेन स्पीच है वो है केमिस्ट्री की, आप केमिस्ट्री की प्रॉब्लम के साथ साथ वो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को भी हैंडल कर रहे होगे। तो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी और आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम दोनों मिलकर आपके लिए डबल प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यही अगर आपको सिंपल लैंग्वेज दे दी जाए कि आप कोई भी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके अपनी स्पीच दे सकते हो जो आप कंफर्टेबल हो जिसमें, तो वो आपके लिए लैंग्वेज सिंपल होगी, तो आप अपना पूरा फोकस उस टॉपिक पे कर पाओगे, यानी केमिस्ट्री पे कर पाओगे जिस पे आप स्पीच दे रहे हो, तो आपकी स्पीच ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो ठीक इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज होने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसी फील्ड में बहुत यूज़ होती है, क्योंकि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में थोड़ी सी टफ फील्ड है, प्रोग्रामिंग की फील्ड है, एक्चुअल कोडिंग है। और वहाँ पे जब आप जाते हो तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, जावा या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका सिंटैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनका यूज़ करके जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं। कम से कम लैंग्वेज तो सिंपल हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मीडियम सिंपल हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से सभी लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में। इसके अलावा पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज बोलते हैं इसको। मल्टी पैराडाइम का मतलब होता है कि जैसे कोई लैंग्वेज की अपनी स्पेसिफिक अप्रोच होती है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसे हम ऊप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड है ना, किसी का एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, सारे अप्रोच को सपोर्ट करती है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी काम कर सकती है, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीके से भी काम कर सकती है। किसी भी तरह का, हर लैंग्वेज के अप्रोच को सपोर्ट करती है ये, हर लैंग्वेज के कंपाइलर्स को सपोर्ट करती है ये, चाहे वो सी का कंपाइलर हो, चाहे वो जावा का कंपाइलर हो। तो पाइथन के अलग अलग फ्लेवर हैं। अगर आप सी, जो नॉर्मल पाइथन यूज़ होती है वो सी के कंपाइलर के साथ यूज़ होती है, तो हम उसको बोलते हैं सी पाइथन। इसके अलावा जैसे जावा के कंपाइलर के साथ भी यूज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं जाइथन बोलते हैं, क्योंकि वो जावा के कंपाइलर को यूज़ करती है।
तो अलग अलग लैंग्वेजेस की कंपाइलर के साथ इसके अलग अलग फ्लेवर है और ये सबको सपोर्ट करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो पाइथन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो सी पाइथन यूज़ होती है, सी का फ्लेवर यूज़ होता है क्योंकि ये सी का कंपाइलर यूज़ करती है तो थोड़ा फास्ट हो जाती है। इसके अलावा एक इसका बड़ा जो फीचर है वो है ओपन सोर्स होना। किसी भी लैंग्वेज का ओपन सोर्स होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। देखिए, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पाइथन का सोर्स कोड पता करना चाहें कि पाइथन लैंग्वेज कैसे बनी है तो वो आपको मिल जाएगा। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोप्राइटरी या फिर ओपन सोर्स। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस सभी होती हैं, जैसे कि विंडोज़ जो है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। वैसे ही जावा एक प्रोप्राइटरी लैंग्वेज है, बट पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। और आजकल ओपन सोर्स लैंग्वेजेस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का चलन है, आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसका रीज़न है कि पब्लिकली अवेलेबल होने की वजह से सभी को इसका ओपन सोर्स कोड मिल जाता है। कोई इसमें किसी भी तरह के चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। इससे लैंग्वेज का यूज़ बढ़ जाता है, लोग उसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। तो यूज़ बढ़ेगा तो पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज एक और कॉन्सेप्ट जो दिया पाइथन ने कि आप पाइथन लैंग्वेज को कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। कंट्रीब्यूशन देने का मतलब है, अगर आपने पाइथन लैंग्वेज में कोई नई लाइब्रेरी डेवलप कर ली या पाइथन लैंग्वेज में आपने कोई नया कॉन्सेप्ट, नया फीचर डेवलप कर लिया, तो आप पाइथन लैंग्वेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो क्या कर सकते हैं, उस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे और लैंग्वेज में आपके नाम से उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आपको एक क्रेडिट मिल जाता है कि आपने एक नई चीज़ पाइथन लैंग्वेज को कंट्रीब्यूट की है। तो ये आपके टैलेंट को, आपके एक्सीलेंस को, आपकी नॉलेज को शो करता है। इसके अलावा पाइथन जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अभी हमने समझा हर एक फील्ड के सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, वो मैं भी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, पोर्टेबिलिटी है इसमें, आप कहीं भी यूज़ करो सॉफ्टवेयर एक बार बनाने के बाद। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इंटरप्रेटर यूज़ करती है। इसके अलावा पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहलाती है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब होता है आ, आप इस पे वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, बेसिकली उस पे वैल्यू स्टोर करते हो। तो वैल्यू स्टोर होने के बाद वो खुद से डिफाइन कर लेता है वैल्यू के अकॉर्डिंग कि वेरिएबल का टाइप क्या होगा। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि पहले आपको वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता था, फिर वैल्यू स्टोर करोगे उसी टाइप की। लेकिन ये डायनामिकली डिसाइड करता है रन टाइम पे। जैसे आप वैल्यू इनपुट करोगे, वैल्यू का जो भी टाइप होगा ये अपने आप समझ लेगा और वेरिएबल को उसी टाइप का बना देगा। तो इसलिए इसको डायनामिकली टाइप बोलते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग की फील्ड्स के टच में हैं उन्हें ये बात समझ में आ रही होगी, और जो लोग नहीं हैं उनको इस पे कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग पाइथन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रिकॉल करता रहूँगा, बताता रहूँगा। इसके अलावा पाइथन जो है इंडेंटेशन यूज़ करती है। बाकी लैंग्वेजेस कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे ब्लॉक क्रिएशन के लिए, लेकिन पाइथन जो है वहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ करती है, यानी एक टैब स्पेस यूज़ करती है ब्लॉक बनाने के लिए। ये भी हम लोग कोडिंग करते टाइम पे समझेंगे। पाइथन बहुत ही रीडेबल लैंग्वेज कहलाती है। इतनी सिंपल और इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पे कि आप पाइथन का कोड देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो आप। इसलिए इसको रीडेबल लैंग्वेज कहा जाता है। बाकी लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना काफ़ी टफ होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टाइल में लिखे होते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश का सेंटेंस जैसा लिखा हुआ ऐसा लगता है। इट सीम्स लाइक अ सेंटेंस ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसलिए इसको रीडेबल लैंग्वेज कहते हैं। बहुत ही रिच है लाइब्रेरी के मामले में, मैंने बताया, और हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं सभी जगह पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा साइंस की टॉप लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की है, 5 दी हैं। वैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी, मैंने टॉप 5 यहाँ पे रखी हुई हैं। या फिर आप देखोगे इमेज प्रोसेसिंग में, ये भी डीप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, इमेज प्रोसेसिंग, वहाँ पे देखो कुछ लाइब्रेरी यूज़ होती हैं। अगेन इसमें भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, मैंने टॉप 5 रखी हुई हैं हर एक फील्ड की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी में कुछ अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। या फिर मशीन लर्निंग में आप देखो तो अलग अलग लाइब्रेरी हैं हमारे पास। या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर बनाने हो आपको, सिस्टम के सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट टाइप के, तो आप टिकेटर या फिर PyQt5 जैसे लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। पाइथन की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में लाइब्रेरीज के पास है, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। या फिर वेब डेवलपमेंट में आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे। तो देखिए, कोई भी जनरल पर्पस लैंग्वेज है जैसे कि जावा या फिर पाइथन, ये इतनी बड़ी लैंग्वेजेस हैं कि इनकी लाइब्रेरी ही अलग अलग फील्ड में यूज़ होती हैं। देखो, किसी भी जनरल पर्पस लैंग्वेज को आप दो पार्ट में डिफाइन करके समझ सकते हो। एक लैंग्वेज का कोर पार्ट होता है जिसमें हम लैंग्वेज के सिंटैक्स, उसके नेचर और बिहेवियर को समझते हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि
ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप, फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। या फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो वो कोर पार्ट होता है। कोर पार्ट पाइथन का समझने के बाद आप किसी भी तरह के कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप इसे कहोगे फंडामेंटल, मेन कोर पार्ट है लैंग्वेज का। इसके बाद किसी भी फील्ड में अगर आपको डेवलपमेंट करना है, सिर्फ कोर सीखने से काम नहीं चलता है। कोर आपको बेसिक सिखाता है, ये स्टार्टिंग होती है लैंग्वेज की। इसके बाद आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड की लाइब्रेरी, स्पेसिफिक लाइब्रेरी आपको पढ़नी पड़ती है, जो उसी लैंग्वेज पे डिजाइन की जाती हैं। जैसे भी मैंने दिखाया कि वेब डेवलपमेंट में अलग लाइब्रेरी पढ़ोगे आप, डेटा साइंस में जाओगे तो अलग लाइब्रेरी पढ़ोगे आप, या फिर एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको अलग लाइब्रेरी पढ़नी है, या फिर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी पढ़नी है। तो सब में कोर पार्ट यूज होगा। जितनी भी लाइब्रेरी आप पढ़ोगे सब में कोर पार्ट कॉमन है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। आप कह सकते हो किसी लैंग्वेज की एबीसीडी है ये। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक लाइब्रेरी आपको पढ़नी पड़ती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट पाइथन लैंग्वेज। और नेक्स्ट एक वीडियो में हम लोग समझेंगे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को डिटेल में समझेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, उसका कोर पार्ट समझना और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।